हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वालों के लिए। और इसमें हम बताने वाले हैं रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि आप लोगों की 5वीं क्लास होने वाली है। और इससे पहले वाली आप लोगों की क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किस टॉपिक पर बात की गई और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करी गई है आकस्मिक खेती मतलब कॉन्टीजेंट फार्मिंग। ये आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर ये पूछा जाता है कॉन्टीजेंट फार्मिंग क्या होती है। और ये लगभग किसी भी छात्र को लगभग कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये कॉन्टीजेंट फार्मिंग क्या है, आखिर ऐसी क्या होती है, आकस्मिक खेती क्या होती है, जिसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बनने की संभावना रहती है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि सामान्य रूप से अधिक लाभ देने वाली फसलों के स्थान पर मौसम विपरीत होने की दशा में कोई उचित फसल लेने को आकस्मिक फसल या कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें क्या किया गया है कि सामान्य रूप से अधिक लाभ देने वाली फसलों के स्थान पर मौसम विपरीत होने की दशा में कोई उचित फसल लेने को क्या कहते हैं, आकस्मिक फसल या कॉन्टीजेंसी फार्मिंग कहते हैं। आज होप आप लोगों को ये कंप्लीट हो गया हो, मतलब आप लोगों को श्योर हो गया होगा कि इसमें क्या बात कही गई है। आगे बात करते हैं, इसमें आगे पॉइंट दिया गया है कि सूखे की दशा में मानसून देरी में होने के कारण ऐसा करना पड़ता है। और सामान्य समय पर वर्षा न होने पर लघु अवधि वाली कम पानी चाहने वाली फसलों को खेत पर उगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब वर्षा नहीं होती है तो लघु अवधि वाली तथा कम पानी चाहने वाली फसलों को खेत पर उगा लेते हैं। इस प्रकार से कॉन्टीजेंसी फार्मिंग हमारी अपनाई जाती है। यहाँ पर बात की गई कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग में फसलों उत्पादन हेतु निम्न तरह से फसलों उत्पादन लिया जाता है। अब कौन कौन सी ऐसी यहाँ पर जो आप लोगों को कुछ उत्पादन तकनीकी बताई गई हैं जिनसे हम कॉन्टीजेंसी फार्मिंग ले सकते हैं। पहली बताई गई है क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशन किस प्रकार की होनी चाहिए, इसमें बताया गया है कि जून जुलाई में अक्टूबर नवंबर वर्षा होती है और इसके देरी होने पर सूखा पड़ जाता है। मतलब जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है तथा इसके अगर इससे अधिक देरी होती है तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है हमारे इसमें। आगे बात करते हैं, यदि मानसून बिल्कुल असफल होता है तो बड़ा सूखा पड़ता है। अतः आकस्मिक खेती स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्षा प्राप्त होती है। उसी तरह फसलों का चयन भी किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, कॉन्टीजेंसी जो फार्मिंग होती है, आकस्मिक खेती होती है, इसमें क्या होता है, बिल्कुल आसमान मौसम रहता है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से वर्षा होती है। तो उसी प्रकार से फसलों का भी चयन किया जाता है इसके लिए, ठीक, कॉन्टीजेंसी फार्मिंग के लिए। आगे बात करते हैं इसके लिए क्या होता है, अगली क्रिया आती है सुटेबल क्रॉप कौन सी होनी चाहिए। तो फसल की अवधि के अनुसार उचित समय का चुनाव किया जा सकता है। प्रायः कम अवधि वाली फसलें जैसे मूंग, उर्द, लोबिया आदि बोई जाती हैं, किंतु यदि मौसम अच्छा हो तो लंबी अवधि वाली फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा, कपास इत्यादि का भी चयन करना चाहिए। जो धान, बाजरा, ज्वार इत्यादि होती हैं, इन फसलों का भी चयन करना चाहिए हमें, ठीक है, सुटेबल के। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी वेराइटीज बताएंगी या जो फसलें बताएंगी हैं वो कौन कौन सी इसके अनुसार सुटेबल मानी गई हैं मौसम के अनुसार। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया बुवाई का समय और वर्षा की स्थिति, यहाँ पर फसल, और यहाँ पर दी गई आपकी प्रजातियाँ। ठीक है, यहाँ पर चार कॉलम बने हुए हैं। यहाँ पर अब दिया गया बुवाई के समय, मतलब जुलाई के समय में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। एक तो कपास बोई जाती है और दूसरी मूंगफली बोई जाती है, दो फसलें हुई। अब कपास की श्रीशैलम प्रजाति आप लोगों के लिए उपयुक्त रहेगी, मतलब कॉन्टीजेंसी फार्मिंग के लिए। और मूंगफली की TMB 1 और TMB 2 रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार बताया गया कि अगस्त महीने में बाजरा और सूरजमुखी, तो बाजरे की प्रजाति जो होती है NHH 4 और सूरजमुखी की जो प्रजाति होती है MFSH फर्स्ट एंड ABSH 11, ये बोई जाती हैं। आगे बात करते हैं तो सितंबर माह में आते हैं। सितंबर में क्या कहा गया कि अरहर और तंबाकू बोई जाती हैं। तो अरहर की जो प्रजाति बोई जाती है LRG 1330 बोई जाती है और तंबाकू की नाटू स्पेशल और सनक्योर नाटू बोई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग क्रॉप मैनेजमेंट। मतलब क्रॉप मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, मतलब सिलेक्शन ऑफ वेराइटी। अब फसल का चुनाव कैसे करेंगे प्रजाति का, तो सूखा सहनशील अथवा सूखा अवरोधी प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए, जो कि कंटीजेंसी फार्मिंग के लिए उपयोगी रहेगा।
आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी क्रिया आती है कि फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड प्रिपरेशन इसमें किस प्रकार से करते हैं, तो 3 वर्षों में एक बार गहरी जुताई आवश्यक होती है, जिससे बहुवर्षीय खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और ज़मीन में जल का प्रवेश बढ़ जाता है और उथली जुताई करने से खरपतवार समाप्त हो जाते हैं और मृदा की जल ग्रहण क्षमता भी इससे क्या होती है, बढ़ जाती है। फील्ड प्रिपरेशन में क्या होता है, आप लोगों को उथली जुताई तथा गहरी जुताई दोनों प्रकार की जुताई करनी होती है, जिससे क्या होता है कि ज़मीन में जल प्रवेश बढ़ जाता है और मृदा की जल ग्रहण क्षमता भी बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं। आगे कहा गया कि ऐसी फसलें जिनमें नाली बनाई जाती है, नालियों के द्वारा जल अवशोषण अधिक हो जाता है, तो इस प्रकार की नालियाँ भी बना देनी चाहिए। नेक्स्ट क्रिया आती है सोइंग मतलब बुवाई। बुवाई कब करनी चाहिए, तो वर्षा होने के अनुसार उपयुक्त फसल बोई जाती है। जुलाई तक मूंगफली असिंचित क्षेत्रों में बोई जाती है। यदि मानसून में देरी होती है तो बाजरा, सूरजमुखी, सिटेरिया आदि बोए जाते हैं और सभी फसलों में फफूंदीनाशक से बीजों का उपचार भी करना आवश्यक होता है। आगे पॉइंट दिया गया है सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल। अगला पॉइंट है कि सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल से बुवाई करना आवश्यक होता है और तथा आकस्मिक खेती में पौधों की दूरी कम भी कर दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पौधों की दूरी को ज़्यादा दूरी पर नहीं लगाते हैं, कम करके लगाते हैं। आगे बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है कि सूखे प्रदेशों में नाइट्रोजन की सभी मिट्टियों में, फास्फोरस अधिकांश मिट्टियों में, जेडेन तथा एफी कुछ मिट्टियों में निम्न स्तर पर होती है। इनकी पूर्ति खाद एवं उर्वरक से की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एफ वाई एम किस प्रकार से करेंगे। इसमें बताया कि गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से 3 वर्षों में एक बार प्रयोग करने से पोषक तत्वों की उपलब्धता में मदद मिलती है और मृदा संरचना में क्या होता है, सुधार हो जाता है एफ से। आगे बात की गई है कि दलहनी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों में फास्फोरस की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा डालनी चाहिए तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा यदि वर्षा होती है तो 1 माह बाद डालनी चाहिए, जबकि दलहनी फसलों में उर्वरकों की पूरी मात्रा बोते समय प्रयोग करनी चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जस्ते की कमी से इस अवस्था में जिंक सल्फेट 0.5% के घोल का भी छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गई आपकी बोइंग मेथड। अब बात करते हैं आगे रेन वाटर मैनेजमेंट पर। तो रेन वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसमें बात की कि वर्षा जल की हानि को 3 प्रकार से रोका जाता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, नंबर 1 पर सतह पर बहने से मतलब रन ऑफ से, नंबर 2 में बाष्पोत्सर्जन मतलब इवेपोरेशन से, एंड नंबर 3 पर आती है बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन से। तो इन 3 प्रकार से क्या होता है, वर्षा जल को बहने से रोका जा सकता है और वर्षा जल की हानि को बचाया जा सकता है, जिसका हम उपयोग क्या करते हैं, फसलों को उगाने में कर लेते हैं। इसमें कहा गया कि यदि नमी का गंभीर आधार हो तो पहले दोनों प्रकारों को रोकना चाहिए तथा अंत में कुछ सीमा तक बाष्पोत्सर्जन को भी नियमित करना चाहिए। मतलब अगर कुछ ज़्यादा कमी है, मतलब गंभीर समस्या है, तो रन ऑफ एंड इवेपोरेशन को रोकना चाहिए। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो बाष्पोत्सर्जन को भी कम कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे कौन सी क्रिया आती है, आपकी आती है कंटूर एंड ग्रेडेड बंडिंग। इसमें बात करेंगे हम लोग कंटूर एंड ग्रेडेड बंडिंग क्या होती है। तो इससे क्या होता है कि सतही बहाव को रोका जा सकता है, चौड़े कूंड बनाकर पानी को रोका जा सकता है, पलवार मल्चिंग के दौरान बाष्पीकरण को रोका जा सकता है, जैसे कि मूंगफली का छिलका मल्च के रूप में उपयोग करने से मूंगफली की उपज में वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पे, तो बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पौधों की यांत्रिकी, जैसे सूखे की अवस्था में पत्तियों का बंद होना तथा मिलेट्स में पत्तियों की अंदर की तरफ लपेट जाना बाष्पोत्सर्जन को कम करता है। इसके साथ साथ उत्स्वेदन रोधी का भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, इसके बाद आता है बीड मैनेजमेंट। कंटीजेंसी फार्मिंग के लिए बीड मैनेजमेंट से किस प्रकार हम लोग पानी की कमी को रोक सकते हैं। तो समय समय पर निराई करने से क्या होता है, नमी की बचत होती है, खरपतवार का नियंत्रण यांत्रिक सस्य क्रियाओं या जैविक तथा रासायनिक विधियों को अपनाकर कर सकते हैं। इन सब का एकीकृत खरपतवार प्रबंधन सबसे प्रभावी होता है। जैसे क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि खाली खेत की जुताई, नर्सरी में खरपतवार प्रबंधन तथा बुवाई की 30 से 35 दिन बाद निराई कर देनी चाहिए, जिससे बीड मैनेजमेंट हमारा कंट्रोल रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को इसी प्रकार के टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।